नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से स्मार्ट बोर्ड लेके रखा है, लेकिन हम लोग वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। एक तो थोड़ा टाइम नहीं रहता है, दूसरा लाइट का सेटअप नहीं समझ पा रहे थे कैसे सेटअप करें कि एक अच्छी वीडियो आपको दे पाएँ। अगर आपने देखा होगा पुराने वीडियोज़ में क्वालिटी कुछ इतनी खास नहीं थी, शायद आज भी इतनी कुछ खास ना हो, पर अब हम लोग एक ठीक ठाक सेटअप जमा पाए हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव है वो एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सारे वन शॉट में अपन क्लियर कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक के अलावा परीक्षा बोर्ड परीक्षा जिसके भी आप चाहेंगे उसके करवाएंगे, पर आज हम क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। तो 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके ऑब्जेक्टिव आज अपन हम करने वाले हैं और वन शॉट में पूरे खत्म करेंगे क्वेश्चन बैंक के, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक स्थिर आवेश है, रुका हुआ आवेश है, तो आवेश विद्युत क्षेत्र जरूर उत्पन्न करेगा। तो ये तो कंफर्म है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। लेकिन जब आवेश गति करने लगता है, तो हमारे जो ऑस्टेन ने खोज की धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो खोज ही ये है कि जब आवेश गति करता है तब वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र तो पहले से उत्पन्न करता था, गति करने लगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगा। तो इसका सही जवाब है, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसकी जगह अगर आपको स्थिर आवेश आ जाए, जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आता है, इसकी जगह अगर आपको गतिमान आवेश की जगह स्थिर आवेश आ जाए तो आप लगाना केवल विद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारावाही कुंडली वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपने याद हो कि अगर एक तार में धारा बह रही है और इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए हम हथेली के नियम का यूज करते हैं। तो इसमें हमें अंगूठे में धारा लगानी पड़ती है और उंगलियां उस बिंदु की तरफ करनी पड़ती है जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु पर तीव्रता होगी तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर के लिए हम क्रॉस करते हैं। अगर इस तरफ किसी बिंदु पे निकालना है तो इस बिंदु पे तीव्रता होगी तल के लंबवत बाहर की ओर, होती हमेशा लंबवत ही है। तो इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना, इसको समझेंगे हम। देखिए क्या है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली में भी धाराएं प्रवाहित होती है। मान लीजिए ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर हमें केंद्र पर निकाल लिए तो बिंदु केंद्र हो गया, तीव्रता कहां होगी, तल के लंबवत अंदर की ओर। अब मान लीजिए धारा ऐसी प्रवाहित ना हो कि उल्टी प्रवाहित हो रही, मतलब ऐसी प्रवाहित हो रही है, तो भी तल के लंबवत ही रहेगा, बस बाहर की ओर हो जाएगा। तो हर कंडीशन में केंद्र पर तीव्रता तल के लंबवत होती है। तो इसका सही जवाब है कुंडली की तल के लंबवत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल हम सभी जानते हैं, जो कि होता है चुंबकीय लॉरेंज बल। तो देखिए, ये तो कूलाम बल है, ये तो हो नहीं सकता गतिमान आवेश पर लगने वाला। ध्यान दीजिए, उन्होंने कौन सा पूछा, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अगर चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र लगा गया बल पूछा है, तो ये मत लगा देना आप आवेश पे बल। तो चुंबकीय क्षेत्र का बल होगा ये, इसको हम लॉरेंज बल भी बोलते हैं, क्यू वी क्रॉस बी। अगला आ जाएंगे, धारावापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पे क्या बनता है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है और इससे मिलता जुलता एक और ऑब्जेक्टिव है, समझिएगा। ये धारामापी है, धारामापी के साथ हमने अगर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाया, जो कि ये सवाल है, तो बनता है दोस्तों वोल्ट मीटर। और अगर हमने इसके साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगाया, उच्च नहीं अल्प प्रतिरोध लगाया, तो ये बनता है अमीटर। तो हमें ये ऑब्जेक्टिव तो करना ही है, साथ साथ ये वाला भी याद रखना है। अगर आंसर तो कहीं मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको आंसर के साथ साथ उनके आसपास के क्वेश्चन, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही बता जाऊंगा, तो उनको आप नोट करते जाएं। तो धारामापी के साथ अगर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे तो वोल्ट मीटर, और धारामापी के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाएंगे तो वो अमीटर। अभी हाल तो श्रेणी क्रम उच्च लगाए, तो इसका सही जवाब होगा वोल्ट मीटर। यहां पर एक बात और है दोस्तों, वोल्टामीटर ना लगा दीजिए गलती से। वोल्टामीटर एक पात्र का नाम होता है, उस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है। जो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने वोल्टिक सेल बनाया था, उन्होंने नाम रखा था इसका वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर नहीं लगाना, अपन को वोल्ट मीटर लगाना है, याद रखना, इस बात को बिल्कुल मत भूलना, वरना सब कचरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक आवेशित कण सब चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है, तो उसका पथ कैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगता है चुंबकीय लॉरेंज बल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये अपना मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। अब चुंबकीय लॉरेंज बल होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो ये बल भी क्या हो जाएगा, 0। अब अगर इस पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो ये बिना किसी विक्षेप के सीधा का सीधा निकल जाएगा। तो
इसका सही जवाब है उसकी गति कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी। अब इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर ऐसा बल लगता है कि वो वृत्तीय गति करने लगता है, तो वो यहीं पे ऐसी 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 वृत्तीय गति करने लगेगा। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाते प्रवेश करता है तो अब चूंकि देखिए समांतर में सीधे जाना था, लंबवत में वृत्तीय गति करना, तो मिलके वो फिर सर्पिलाकार गति करेगा, मतलब वो आगे भी बढ़ेगा और वृत्तीय गति भी करता जाएगा। तो तीन ऑब्जेक्टिव होगा, समांतर प्रवेश करेगा तो सरल रेखा में, लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्तीय गति, और अगर एक चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक कोण बनाते प्रवेश कर रहा है जो 90 और 0 नहीं है तो उसकी गति होगी सर्पिलाकार गति। तो एक साथ तीन ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों में जो पहला है वो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप है। पूछा गया है कि इस पे लगने वाले बलों का आघूर्ण अधिकतम होगा, और आगे खाली स्थान है कि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के। तो देखिए लूप मतलब इसे एक कुंडली हो गई, इस प्रकार में धाराएं ताल लपेटती कुंडली हो गई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका विक्षेप बलों का आघूर्ण होता है N I A B sin थीटा। अब कई लोगों को ये फॉर्मूला याद है, लेकिन जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया उनको तो ये लगेगा भाई कब होता है, जब sin 90 हो जाता है। sin 90 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो जो बल आघूर्ण क्या हो जाता है अधिकतम। अधिकांश कंडीशन में पढ़ते हैं sin 90, लेकिन तो लोग इसे भर आते हैं लंबवत, जो कि गलत है दोस्तों। 90 का मतलब यहाँ पे समझिए पहले क्या, ये जो कोण थीटा है ये लूप का तल नहीं बनाता, लूप का अभिलंब बनाता है। तो अगर आपको 90 अंश का कोण चाहिए चुंबकीय क्षेत्र और लूप के बीच में, तो आप ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब आपको जो अपना लूप है वो ऐसा रखना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ताकि लूप का जो अभिलंब है वो 90 अंश का कोण बनाए, तब जाके आपका बल जो प्रत्येक बलों का आघूर्ण वो अधिकतम लगे। तो इसका सही जवाब है कि लूप का तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए इसको आप सभी जानते हैं कि अमीटर का प्रयोग हम धारा को नापने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारे पास एक धारा मान लीजिए 5 एम्पीयर, यहाँ में लगा दिया तो अमीटर हमें रीडिंग देगा कि भाई 5 एम्पीयर दिखा है। मान लीजिए इसके अंदर कुछ प्रतिरोध है तो धारा को कम कर देगा, तो फिर आप एग्जैक्ट धारा नहीं नाप पाएंगे, एग्जैक्ट धारा आप नहीं नाप पाएंगे। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए ताकि मुख्य धारा को कम ना करे और हम एग्जैक्ट धारा नाप सकें। इसका जवाब है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऐसे दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है अनंत, क्योंकि वोल्टमीटर हम समांतर क्रम में लगाते हैं। वोल्टमीटर हमेशा कौन से क्रम में लगाते हैं बच्चों, समांतर। और जब समांतर क्रम में होगा तब प्रतिरोध अनंत होने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, होगा समांतर प्रतिरोध 1/R1/R2 होता है, तो 1/अनंत क्या हो जाता है 0। तो कंसेप्ट पता है तो टेंशन लेना, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सीधा आदर्श अमीटर का 0 और आदर्श वोल्टमीटर का अनंत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शंट को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि धारामापी जो है उसके साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार लगाओ तो बनता है अमीटर। इसी तार को हम बोलते हैं शंट। तो शंट को हमेशा हमें कौन से क्रम में जोड़ना है दोस्तों, समांतर में। अच्छे नोट्स बना लीजिए तो सारी चीजें याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खालिस्तान कहते हैं। अब इसमें कई लोग भर देते हैं लॉरेंज बल। देखिए आपको इसमें पूरा नाम भरना है, चुंबकीय लॉरेंज बल, पूरा नाम भरना है बेटा, कि लॉरेंज बल नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चुंबकशीलता का मात्रक ऐसा ही पद्धति पूछा गया। कई लोगों पे नहीं बनता बिकॉज़ लोग उस पे चर्चा ही नहीं करते। देखिए कूलाम का जो बल है वो है F बराबर μ/4 पाई m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे जो म्यू है ये है चुंबकशीलता। हम इसका अगर सूत्र निकालें तो ये 4 पाई और r² ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई r² हो गया और आपका साथ में यहाँ पे f रहेगा और डिवाइड में आ जाएगा m1 और m2। अब देखो 4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, मात्रा होगा नहीं। r² आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, दूरी है ना, और अपना बल फोर्स का हो जाएगा न्यूटन। अच्छा, ध्रुव प्राबल्य का होता है एम्पियर मीटर और इस m2 का भी हो जाएगा एम्पियर मीटर। तो ये बच्चों जो मीटर मीटर है दोनों मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बच गया वो बच गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ध्रुव चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन प्रति
एम्पियर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में चलते, चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रा। दोस्तों इसमें तो कुछ खास याद नहीं करना है, सिंपली आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा टेस्ला होता है। क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पे है तो कोई दिक्कत नहीं। चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, मैं चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, कुछ खास नहीं है। यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी वेग से गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल। अभी अपन ने सही विकल्प में इसकी चर्चा की थी कि अगर आवेशित कण, जैसे अपना एक चित्र बनाया था अपन ने ऐसा कि भैया अपना ये चुंबकीय क्षेत्र है, अब आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, लगने वाला बल होता है q v b sin थीटा। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो v और b के बीच का जो एंगल है वो जीरो हो गया, तो ये sin जीरो हो जाएगा, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? जीरो। यही क्वेश्चन आ रहा है लगातार, तो लगने वाला चुंबकीय बल जीरो होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ला लिख गया है यहाँ पे, क्वेश्चन में गलत होता है, असल में टेस्ला ही हुआ है यहाँ पे। तो टेस्ला काय का मात्रक है, तो अभी हमने देखा भी था, टेस्ला मात्रक है आपका चुंबकीय क्षेत्र। आगे चलते हैं दोस्तों, शंट का उपयोग से धारा मापी की खालिस्तान कम हो जाती है, तो इसका सही जवाब है सुग्राहिता। सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाती है, पर वो कम का रीडिंग नहीं नापता अगर आप शंट का उपयोग करते। आगे चलते हैं, चल कुंडली धारामापी की त्रिज्यीय चुंबकीय उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को कैसा बांटा? तो आपने चित्र देखा होगा, चल कुंडली धारामापी का ऐसे काट दिए जाते हैं ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय, त्रिज्या से चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ऐसा आए, ठीक है। यहाँ बीच में अपनी कुंडली होती है, क्रोड होता है, तो त्रिज्यीय चुंबकीय करने के लिए अपन इसको ऐसे काट दिया, इसको बोलते हैं अवतल। आपने अवतल दर्पण ही पढ़ा होगा, तो ये बोलते हैं कि इसको अवतल बेलनाकार काट दिया है। तो अपन यहाँ लिखेंगे ध्रुवों को अवतल बेलनाकार बनाया जाता है त्रिज्यीय चुंबकीय उत्पन्न करने के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, समान दिशा में धारावाही दो समांतर बद्ध द्रव्य। तो आपको भैया इसको तो याद रखना है, वैसे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं फुल वाले, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए अगर समान हो रही धारा की दिशा तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये आपको याद करना है। बाकी आप मेरे फुल वीडियो देख के इसको समझ भी सकते हैं, आकर्षित। और अगर धारा जैसा विपरीत है, आवेश जैसा नहीं है, इसमें एक अलग है, तो ये फिर करेंगे प्रतिकर्षण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, समान दिशा में धारावाही तो समांतर और बद्ध लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? समान दिशा के लिए क्या होगी? आकर्षण। तो यहां हम भर देंगे आकर्षण, और अगर इसकी जगह विपरीत दिशा वाला आ जाए दोस्तों तो आप भरना प्रतिकर्षण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव कौन से क्रम में? अभी मैंने आपको बताया था कि अमीटर को तो अपन सेम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तार में, और वोल्ट मीटर को अपन सदैव लगाते हैं कौन से क्रम में? समान। अनंत वाला बताया था उसमें, तो वोल्ट मीटर को सदैव कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समान। जो साथ में बातें बताते जा रहे हैं उनको भी आप ध्यान रखिए कि भाई अमीटर श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर समान। हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लो सर, तभी कोई फायदा हुआ वीडियो देखने का, वरना तो आंसर हर जगह है। जब तो धारावाही चल रही है, वो सवाल है विपरीत दिशा में धारा है, विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। मेरा YouTube में प्लेलिस्ट में आप समांतर धारावाही चालों के मध्य लगने वाले बल का वीडियो देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा वही के वही बार पूछ रहे हैं, वही है अपना टेस्ला। अगला देख लेते हैं, दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा बह रही है। आपको पता है कि एक ही दिशा में जब धारा बहती है तो बल कौन सा लगता है? आकर्षण बल। देखिए एक ही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। अगला है धारावाही कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखिए। तो अगर आपको याद हो, आप लोगों ने निकाला होगा धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पर μ0/4 2π/n i/r। अगर आपने डेरिवेशन किया है, इसमें कई लोग पाई से पाई काट देते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये भी चल जाता है μ0/ni/2r। तो आपको दोनों में से जो भी रह जाए वो आप लिखिएगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके बाद आप जरूर लिखिएगा कि n है कुंडलीय फेरों की संख्या, i है कुंडली। जब सूत्र लिखने आए एक नंबर में तो आप पहले लिखना केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b केंद्र बराबर μ0/ni/2r। उसके बाद आप लिखिएगा कि μ0 यहां निर्वात की चुंबकशीलता है, n यहां पर कुंडली में फेरों की संख्या है, I यहां पर कुंडली में प्रवाहित धारा है, और R यहां पर कुंडली की त्रिज्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है और काफी अच्छा न्यूमेरिकल, बहुत इजी भी है। 99 प्रतिरोध की कुंडली वाले धारामापी में से मुख्य धारा का 10% भाग प्रवाहित करना है, शंट का प्रतिरोध बल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां से ध्यान देखो, अपन क्या करो कि मुख्य धारा मान लो 100 एम्पीयर, कुछ भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और धारा मापी की धारा इसकी 10% प्रवाहित करना है, तो जो IG है गैल्वेनोमीटर की धारा है वो हो जाएगी बच्चों 10 एम्पीयर। ये मानने से आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। अच्छा, और 99 प्रतिरोध काय का है? कुंडली का। तो धारा की कुंडली का प्रतिरोध G हो गया 99 पर मान रखते थे, ये हो गया 10,
ये हो गया 99, ये अपना 100 और ये -10। तो 100 - 10 हो गया आपका 90, ठीक है, और ये 10 और ये 99 तो है, ये क्या हो गया कैंसिल, और 9 से 99 क्या हो जाएगा 11। तो अतः शंट का मान इस सवाल में क्या होना चाहिए 11 ओम का शंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, धारावाही कुंडली के बीच में नर लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है। जैसा कि हम अभी जानते हैं, वो पता भी है कि हम चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल और त्रिज्यीय हो, इसलिए हम धारावाही कुंडली के बीच में नर लोहे का क्रोड लगाते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र लगातार प्रबल और त्रिज्यीय रहे। तो इसका अर्थ यही होगा चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल एवं त्रिज्यीय बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। तो आपको बीच में नंबरिंग बनाएंगे क्या, छठवें के बाद 11वां आ गया। एक्चुअली में क्वेश्चन में भी 6 के बाद 11वां दिया ना, वही से क्वेश्चन उठाए। वही क्वेश्चन है, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता तो कण का पथ कैसा होगा। कई बार बता चुके, समांतर प्रवेश करेगा तो लॉरेंस बल लगेगा नहीं, लॉरेंस बल लगेगा नहीं तो सीधा होगा। तो अपन यहां लिख देंगे सरल। देखिए इसी वीडियो में 3 बार इसकी चर्चा हो चुकी है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश में लगने वाला बल कब अधिकतम होगा। तो हम जानते हैं गतिमान आवेश में लगने वाला बल होता है Q, यहां मैं अलग से लिख देता हूं QBV sin थीटा, मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण sin थीटा है, तो थीटा sin थीटा कब अधिकतम होगा जब 90 अंश होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो आवेशित कण को लंबवत प्रवेश करना पड़ेगा, तभी बल क्या होगा अधिकतम। तो हम यहां लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल तभी अधिकतम होगा जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम लिखना है, विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का नियम सभी को पता है कि अगर अपने पास एक बंद पृष्ठ है और उसके अंदर एक आवेश Q है तो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, इसको हम जनरली E डॉट ds लिखते हैं, वो पृष्ठ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब चुंबकत्व के नियम कैसे लिखेंगे। चुंबकत्व में आपको एक बात याद रखनी है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो बंद वक्र में क्या होता है कि जितनी बल देखा मैंने ये बल देखा, तो अगर ये अंदर प्रवेश करे तो ये बाहर भी निकल गई, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है 0। तो चुंबकत्व का गॉस नियम बहुत सिंपल है, एक लाइन में लिखना है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है, और उसके बाद आपको लिख लेना है B डॉट ds का समाकलन बराबर। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, एक लंबे धारावाही चालक तारों की चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। असल में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ना पूछ के स्थिति पूछ रही थी, पर अपन आप लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि लंबे धारावाही चालक तारों चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं, तो हम यहां लिखेंगे एक लंबे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे धारा के चुंबकीय प्रभाव के क्वेश्चन में सारे ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि हमारे व्यूज बढ़े, और व्यूज बढ़ेंगे तो हम लोग और वीडियोस लेके आएंगे। वन शॉट में पूरे क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध के ऑब्जेक्टिव भी आपके लेके आएंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे तो।